हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास +1 का चैप्टर कर रहे हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम स्टडी कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके बारे में भी आपको पता चल चुका है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कहाँ से आई थी? हमें पता लगा था कि बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के हमने कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड ने हमें बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो हमारा मैक्सवेल है उसने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। अगर वो एनर्जी इमिट करेगा, मान लो ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, जब वो रिवॉल्व करेगा, अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी बाहर निकाल रहा है, तो फिर वो तो ऐसे घूम घूम के वो एक तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फिर उसकी स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए तो वो फेल हो गया। अब देखो, मैक्सवेल ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन जब बाद में पता लगा कि वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, किसी तो फॉर्म में रिलीज करता होगा ना। आप सपोज करो हमारे पास ना रोड है जिसमें पानी गर्म करते हैं। अब जब रोड पानी गर्म करते हैं हम उसमें, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो भी एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर हम उसके सराउंडिंग में देखें तो हमें हीट फील होती है ना, वो हीट की फॉर्म में रिलीज कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है रिलीज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड होती है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसने कहा था कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब कि जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होगी। क्या कहा इसने? कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी और उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। ये वाली चीज़ इसने कह दी कि उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगी, वेव होगी। लेकिन फिर इसकी लिमिटेशंस आ गई थी, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि एक मेटल का सरफेस है, इस पे कोई लाइट आके गिरी। जब इस पे कोई लाइट आके गिरी तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन है जो वो बाहर निकल गया। तो मतलब कि फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। कि फोटो मतलब कि कोई लाइट आई और उस लाइट के गिरने से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये क्या था? हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि भाई जो लाइट आ रही है ना हमारी, ऐसे नहीं है कोई भी लाइट आ जाएगी। वो जो लाइट है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए अलग अलग मेटल सरफेस के लिए, तब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी लाइट, ऐसे तो हमारी मेटल पे रोज सनलाइट गिरती है फिर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते रहेंगे, नहीं। तो मतलब कि उस लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कि एक सेकेंड में ये जितनी वेव्स इस तरीके से चलती हैं वो क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जो कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इतना समझ आया आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में? अब देखो, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता लग गया, तो लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कहती है भाई अगर आपने ना मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है ना, तो आप जो लाइट कर रहे हो उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो। लेकिन लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या होगा? उसको कम से कम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ना। तो ये वाली चीज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर हमने क्या किया? इसका ड्यूल नेचर को स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को। जैसे कि एक तो इसका वेव नेचर है, इस तरीके से वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगा कि ये सिर्फ इस वेव की फॉर्म में ही नहीं आती। जो हमारी लाइट है वो पैकेट्स की फॉर्म में भी आती है। लाइट किसकी फॉर्म में आती है? पैकेट्स की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। तो हमारी लाइट किसकी फॉर्म में होती है? पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो जो हमारे पैकेट्स ऑफ लाइट होते हैं उनको हम फोटोन बोलते हैं। उनको हम फोटोन भी बोलते हैं, उनको हम क्वांटा भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटा वर्ड आ जाए, फोटोन वर्ड आ जाए, ये सब क्या है? हमारे लाइट के पैकेट होते हैं। तो लाइट के पैकेट्स, इसको बोलते हैं हम। लाइट कौन से नेचर की है? पार्टिकल नेचर की भी होती है। ठीक है, लाइट का पार्टिकल नेचर उसको एक्सप्लेन कर पाया कि किस
तो लाइट का पार्टिकल नेचर उसको एक्सप्लेन कर पाया। अब बात है कि जो ये पैकेट्स ऑफ फोटोन है ना, इनकी कितनी एनर्जी होती है। तो इसके लिए एक इक्वेशन होती है E इज टू एच न्यू। एच अपना प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और जो अपना न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो E क्या होता है अपना एच न्यू। तो एक फोटोन की एनर्जी कम से कम इतनी तो होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई इंटेग्रल मल्टीपल हो सकता है। जैसे 1h न्यू है, ऐसे 2h न्यू हो सकता है, 3h न्यू हो सकती है, 4h न्यू हो सकती है, सिमिलरली आगे हो सकता है। लेकिन हाँ 1.5h न्यू नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। इस तरीके से होल नंबर का मल्टीपल होगा। तो ये आपको पैकेट्स के एनर्जी के बारे में पता चल गया। अब देखो क्या होता है, आपने ये वो पढ़ा होगा, प्रिज्म पढ़ा होगा। अब जब कोई भी लाइट प्रिज्म से पास आउट होती है तो यहाँ से क्या होती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो हमें 7 कलर की वो मिलते हैं ना, 7 कलर की पट्टी मिलती है जिसको हम बोलते हैं, वो होता है हमारा स्पेक्ट्रम। मतलब कि हमें किसी के बारे में डिटेल में पता चल जाना, वो क्या है, हमारा स्पेक्ट्रम है। जैसे एक लाइट है, वो स्कैटर हो गई, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, वो 7 कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सिमिलरली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास मान लो ये लेवल्स हैं, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना है इस लेवल में, इस लेवल से इस इलेक्ट्रॉन को जंप करना है इस लेवल में, अगर इसमें जंप करना है इसको कुछ ना कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और ये ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा। तो जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करने की वजह से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेलिंग आप ठीक कर लेना। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमारा मान लो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में है, इसको नीचे आना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में है, इसको लोअर लेवल में आना है, मतलब कि नीचे वाले शेल में आना है, तो ये अपनी एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी मतलब बाहर निकालता है। तो जो ये एनर्जी बाहर निकालता है, इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमने कितने टाइप के स्पेक्ट्रम पढ़े, 2 टाइप के स्पेक्ट्रम पढ़े। 2 टाइप के कौन से स्पेक्ट्रम, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करके बाहर, मतलब दूसरे लेवल पे जा रहा है, अपना हायर लेवल पे जा रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो होता है हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करके बाहर निकाल के और वो नीचे वाले लेवल में आ रहा है, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो होता है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो आगे है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इतना रिवाइज कर लेना, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इमिशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी कर लेना। और जो भी डाउट्स हो आप अपने डाउट्स ले लेना, क्योंकि आप डाउट्स लोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं समझ आ रहा है। तो हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।